राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करी, बर्नौली के बारे में बात करी, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करी। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में गिवन हो, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई। व्हाट इज एम ऑफ एक्स कॉमा वाई? मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एम कोई भी फंक्शन है किसका, एक्स कॉमा वाई का। एन कोई भी फंक्शन है किसका, एक्स कॉमा वाई का। अब यहाँ देखिए फंक्शन है तो फंक्शन में एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, वाई स्क्वायर भी आ सकता है, वाई क्यूब भी आ सकता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिले वो लीनियर ही मिले। ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, उसे हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे? हम एग्जैक्ट बोलेंगे जब डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स। यहाँ ये जो डेल है ये क्या है? ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है। क्या है ये? पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एम ये गिवन है, एम एक्स कॉमा वाई इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब आपको एम का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है? वाई के। तो डेल एम बाय डेल वाई। आपको सिंस वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो आप एक्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। और यहाँ वाई का क्या हो जाएगा? टू वाई। अब अगर सपोज करिए कि एम कुछ ऐसा होता, एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। तो भी आपको एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट ट्रीट किया इसलिए जीरो, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ में। तो एक्स को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है और कांस्टेंट के साथ हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को नहीं छेड़ते। ठीक है। तो हम वेरिएबल का करेंगे। वाई स्क्वायर का क्या होगा? टू। टू वाई। तो ये हमें मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज। सिमिलरली एन हमारा मान लीजिए क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है। तो एन का हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो इसका किया तो टू एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ किया तो देखिए टू एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा? वन। तो हमें क्या मिलेगा? टू वाई ओनली। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव में सब फर्क इतना पड़ता है कि जो भी हमारा दूसरा वेरिएबल होता है ना, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होगा, जैसे हमने यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो वाई को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और अगर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर हो? n के पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। अगर ये नहीं होता तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहेगी। ठीक है। बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में हम कैसे इसके सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन से पहले चले चेक कर लेते हैं कि हम एग्जैक्ट चेक करना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन वन को चेक करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन वन? ऑप्शन वन इज सेट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसको कंपेयर कीजिए किससे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। ठीक है। सो व्हाट इज योर एम हेयर? एम इज माई एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड व्हाट इज माई एन? माइनस एक्स वाई। अब मुझे एम का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है? देखो वाई के रेस्पेक्ट। ठीक है। तो एम का मैंने वाई के रेस्पेक्ट में करा, एम वाई। अब देखिए y की तो कोई टर्म ही नहीं है, और जब y की कोई टर्म नहीं है तो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब बात करता हूं मैं n की। n का मुझे करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो डेल n बाय डेल x। अब x का क्या होता है? वन। तो माइनस y। तब आप ये बताइए हमारी कंडीशन क्या थी कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। ठीक है। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन ये भी हो सकती है। ठीक है। तो क्या जीरो कभी माइनस वाई के बराबर होगा? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन वन है वो एग्जैक्ट नहीं है।
सिमिलरली अब मैं ऑप्शन बी चेक करता हूँ। बी में एम दे रखा है मुझे कितना, 3x - 2y। देखिए ये dy और dx को आगे पीछे कर सकता है, बट आपको याद रखना है कि dx के साथ हमेशा m आएगा और dy के साथ हमेशा n आएगा। ओके, तो यहाँ m क्या दे रखा है, 3x - 2y, और n हमें गिवन है ओनली x। अब मैं m का अगर y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा -2, एन का अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1, और -2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब डी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना है। अब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं। 2xy, ये हमारा क्या है, ये है हमारा m, और n क्या दे रखा है हमें, 2 + x²। तो m का हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो वी विल गेट 2x। और n का अगर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 का तो 0 और x² का मिलेगा 2x। तो यहाँ देखिए हमें क्या मिला, 2x = 2x, ये तो हमेशा सेटिस्फाई है। इसका मतलब कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑप्शन सी, वो हमारी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसे ही हम फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में हमें m दे रखा है -y, और n गिवन है हमें x² y। तो m का अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा -1, और n का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा 2xy। और -1 इक्वल टू होता है 2xy के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन सी जो है वो हमारी कैसी है, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आया आपको कि आपको एग्जैक्ट कैसे चेक करना है और कैसे चेक नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें मिल भी गई तो हम उसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए भी बहुत इजी सा मेथड है। ठीक है, वो मेथड क्या है, मेथड ये है कि हमें है ना, देखो क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। बट यहाँ पे है ना एक छोटी सी कंडीशन लगा रखी है। कि क्या कंडीशन है, कि m में ना हम y को तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, और n में हम केवल वो वाले टर्म्स लेंगे जो फ्री फ्रॉम x होंगी। ठीक है, सपोज करिए कि आपको m कुछ दे रखा है ऐसा, x² y प्लस y², सपोज, ठीक है, और n आपको दे रखा है 2xy प्लस x² प्लस y²। ठीक है, अब मैं ये चेक नहीं कर रहा ये एग्जैक्ट है या नहीं, मैं अभी इन जनरल कोई मान कर चल रहा हूँ कि सपोज करते हैं ये एग्जैक्ट भी होगी। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अब उसने हमसे सोल्यूशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x² y प्लस y² dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, अब उसने m के लिए क्या शर्त लगाई है, कि हम ट्रीट करेंगे y को एज अ कांस्टेंट। देखिए y को अगर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³ / 3y प्लस y² इंटू एक्स। तो y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है और हम केवल x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अब बात आती है n के ऊपर क्या कंडीशन है, उसने बोला n में हम केवल वो टर्म्स लेंगे जो फ्री फ्रॉम x होंगी। अब n की टर्म्स देखिए, n में 3 टर्म्स है, 2xy प्लस x² प्लस y²। तो देखिए इस टर्म में भी x है और इस टर्म में भी x है, केवल ऐसी कौन सी टर्म है जो फ्री फ्रॉम x है, केवल y²। हम लेंगे कि केवल y² dy इक्वल टू सी। ओके, और हमें मिल जाएगा प्लस y³ / 3 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई बात समझ में कि कैसे आपको m तो क्वेश्चन में गिवन होगा, n भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बस m में हमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है और n में हमें केवल वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। ठीक है, और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी का ही क्वेश्चन है ये भी। उसने पूछा हुआ है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के यथार्थ, यथार्थ इन सेंस कि लाइक एग्जैक्ट होने की क्या कंडीशन है। अब एग्जैक्ट होने की कंडीशन क्या है, एम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में। देख लीजिए यही हमारी शर्त है, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। और यही हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ये तो चेक कर चुके हैं कि ठीक है हमें एग्जैक्ट कैसे चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ठीक है, किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। और ये तब आता है जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपने निकाला डेल m बाय डेल वाई,
इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। ठीक है। अब वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और उस इक्वेशन के लिए आपको मिला कि एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स। ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा काम पता है क्या करता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज करो कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का, वो क्या करता है कि हम उस पूरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एन एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या करा? हमने पूरी इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम इस पूरे को क्या कंसीडर करेंगे? एम। और इस पूरे टर्म को क्या कंसीडर करेंगे? एन। और अब जब हम डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स निकालेंगे ना, वो क्या आना चाहिए? इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो पूरी इक्वेशन बनी, और उस इक्वेशन के बनने के बाद अगर हम डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स निकालें तो वो दोनों कैसे आने चाहिए? इक्वल। देन वो जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है। आज तक एसओ में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट सिंस हमारे सिलेबस में है और आरपीएससी कुछ भी दे सकती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें बस प्रिपेयर करके जाना है हर एक चीज के लिए। ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं कि व्हाट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ताकि हमें पता चले कि हमारा एम क्या है और एन क्या है। देखो उसने पूछा है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन अपॉन वाई स्क्वायर वाई एंड वाई स्क्वायर। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं dx को इधर मल्टीप्लाई करूं एंड इस वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई। ठीक है। अब मैं दोनों टर्म को एक साइड ले आके लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज माई एम नाउ? माई एम इज 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है। और मेरा एन क्या है? एन है मेरा माइनस एक्स प्लस 2y क्यूब, मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए एम वाई निकालता हूँ, एम वाई मतलब डेल एम बाय डेल वाई। ठीक है। तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो वाई स्क्वायर का क्या होता है? 2y। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 × 2 4x वाई। ओके। और y का किया तो 1। और मुझे निकालना है डेल एन बाय डेल एक्स। तो डेल एन बाय डेल एक्स क्या होगा? इसका किया तो क्या मिला मुझे? -1। अब आप एक बात बताइए, क्या 4xy प्लस 1 इज इक्वल टू -1? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब अब हमें इस ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसके लिए सीधा सीधा है कि आपको एक एक ऑप्शन उठाना है। उस ऑप्शन को पूरे, अब ये सारे आपको क्या दे रखे हैं? ये आपको दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये भी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और क्या बताया था मैंने कि क्या करना है आपको? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए उठाते हैं। ठीक है। और मैं 1/y से पूरी इंटीग्रेशन को, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा 1/y से मल्टीप्लाई करने के बाद? 2xy प्लस 1 dx, ओके, माइनस x/y माइनस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब मेरा m क्या बना? अब मेरा m हो गया 2xy प्लस 1, और मेरा n हो गया माइनस का x/y प्लस 2y स्क्वायर। ओके। तो अब मुझे m का y के रेस्पेक्ट में करना है विच इज 2x। ठीक है। और मुझे n का x के रेस्पेक्ट में करना है विच इज माइनस का 1/y। तो अभी भी आप देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। 2x बराबर -1/y थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब 1/y हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे।
ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, कि बी मतलब 1/y²। अब 1/y² से हम पूरी इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? तो देखिए y² से y² तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2x ओनली, ठीक है। और यहाँ y से एक y कैंसिल होगा, तो 1/y विच इज इंटू dx माइनस x/y² माइनस का 2y dy इक्वल टू 0। तो अब जो मुझे m मिला वो m क्या था? अब वो m रह गया 2x प्लस 1/y। और जो n मुझे मिला है वो मुझे मिला है कि माइनस का x/y² प्लस 2y। हाँ, मुझे m का किसके रेस्पेक्ट में करना है? मुझे m का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो सिंस इस टर्म में तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो आया 0। और 1/y का क्या होगा? तो 1/y को मैं कैसे लिख सकता हूँ? y इनवर्स, ठीक है। और x की पावर n का आपने डिफरेंशिएशन देखा था, क्या था? n x की पावर n-1। तो यहाँ -1 आगे आया, y की पावर -1, तो मतलब -1 y की पावर -2, तो -1/y²। तो मुझे क्या मिला? माइनस का 1/y²। और अब मुझे n का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो वो मुझे मिलेगा माइनस का 1/y²। और इसमें है नहीं कुछ भी, तो 0। अब आप देखिए, क्या my बराबर nx है? माइनस का 1/y² इज इक्वल टू माइनस का 1/y²। जी हाँ, बिल्कुल है। इसका मतलब जो हमारा b है वो हमारा क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, वो अब कैसी बन गई है? वो अब बन गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इस तरीके से आप अप्रोच लगाएंगे कि आप ऑप्शन बाय ऑप्शन उठा के लेके जाएंगे, एंड देन आप उस चीज को सॉल्व करेंगे। ओके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, सॉल्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस y² माइनस 2xy माइनस x² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। आंसर, व्हाट इज माय m हियर? x² प्लस y² प्लस 2xy, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। और n क्या होगा? माइनस का y² प्लस 2xy प्लस x²। मैंने माइनस अंदर ले आओ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम, डेल m बाय डेल y। तो x² का तो 0, y² का क्या हो जाएगा? 2y। और यहाँ 2xy का लिए मुझे मिलेगा 2x। n का मुझे क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको तो छोड़ देंगे। तो 2x के रेस्पेक्ट में किया तो ये क्या मिला? 2y। और x² करा तो 2x। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी एग्जैक्ट है, क्योंकि my हमारा किसके बराबर आ रहा है? nx के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन, तो उसने बोला सॉल्व करें। सर ये नहीं चेक करना कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अब सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू सी। और हमने क्या बोला था? m के ऊपर शर्त थी कि हम y की टर्म्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और n में से केवल वो टर्म्स लेंगे जिनमें x नहीं है। तो देखो, इस टर्म में x है, इस टर्म में भी x है, तो केवल ये वाली टर्म लेनी है हमें, ठीक है। हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x² प्लस y² प्लस 2xy dx, ठीक है। एंड माइनस इंटीग्रेशन y² dy। हमने सारी वो टर्म्स छोड़ दी जिनमें x था, n के लिए, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या मिलेगा? x² का इंटीग्रेशन होता है x³ बटे 3 प्लस y² हमारा कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो ये मिल जाएगा एज इट इज y² प्लस 2 × x² बाय 2 y एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस का y³ बाय 3 इज इक्वल टू सी। देखिए, आप ये मत सोचना कि यहाँ तो हम y का कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे हैं और यहाँ हमने y का y³ लिख दिया। देखिए, y का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? y के रेस्पेक्ट में, तभी हम ये कर पा रहे हैं। और dx के रेस्पेक्ट में इन जनरल हम y का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में कंडीशन क्या गिवन है कि m में हम y को क्या मानेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे y एज इट इज चल रहा है। तो ये जो हमारी टर्म आई, दिस स्टार इज आवर सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। आपको पहले एग्जैक्ट चेक करना है, एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन ऐसे होगा, m में एज इट इज सारी टर्म्स ले लीजिए, y को कांस्टेंट रखिए,
और n है जो हमारा, उसमें केवल वो टर्म लेनी है जो x से फ्री हो। जैसे यहाँ पे x था इस टर्म में, यहाँ पे x था इस टर्म में, तो हमने ये दोनों टर्म्स नहीं ली, सिर्फ हमें ये वाली टर्म लेनी थी। एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू जीरो के लिए निम्न में से कौन सा समाकलन गुणांक नहीं है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कि सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बनेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज एम हेयर, एम इज माइनस वाई। व्हाट इज एन हेयर, एक्स। तो एम वाई इज व्हाट, माइनस वन। एंड व्हाट इज एन एक्स इज वन, ठीक है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, देखो एग्जैक्ट तो नहीं है, और उसने वही पूछा है कि, अब वो ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें पता है कि ये एग्जैक्ट बन जाएगी, अब वो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सी चीज है कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं स्टिल ये एग्जैक्ट ना बन पाए, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले ऑप्शन वन लेके चलता हूँ, मतलब मैंने माना कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वन अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो व्हाट इज माई एम नाउ, माई एम इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एन इज व्हाट, वन अपॉन एक्स। तो m का मैं अगर y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मैं n का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। तो इसका मतलब जो ये हमने लिया था ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बट उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया। अब हम बात करते हैं वन अपॉन वाई स्क्वायर की, कि व्हाट इज हमारा एफ हो क्या हो, वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो हमें m मिला वो मिला माइनस का वन अपॉन वाई, और जो हमें n मिला वो मिला हमें x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप एम वाई करेंगे तो एम वाई आपको क्या मिलेगा, इट इज प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर। और आप एन एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो अभी भी दोनों इक्वल है, इट मीन्स वन अपॉन वाई स्क्वायर भी हमारा ऑप्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो पहले दोनों तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर थ्री पे, कि अगर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम वन अपॉन एक्स वाई को मान के चलें तो क्या रहेगा, ठीक है। अगर वन अपन एक्स वाई से पूरी इंटीग्रेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वन अपन एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वन अपन एक्स वाई से करूंगा तो देखो क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स वाई डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बनी, वन अपॉन वाई डी वाई माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज एम हेयर, माइनस वन अपॉन एक्स। व्हाट इज एन हेयर, वन अपॉन वाई। तो m का y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि कोई भी टर्म है ही नहीं y की। और n का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो भी जीरो, इट मीन्स ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर डी। क्योंकि जब तीन ऑप्शन से हमें पता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ ऑप्शन ही होगा जिससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी। तो इट मीन्स वो हमारा क्या नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कि आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको चेक करना है कि पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करिए, देन चेक करिए कि अगर एग्जैक्ट बन जाती है आपकी इक्वेशन, इट मींस वो क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में, जहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और उस एक्सरसाइज से आपका कम से कम एक क्वेश्चन 110% श्योर है कि उसमें से वो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।